हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे नए पीवाईक्यू सीरीज में, जहां पर हम सारे के सारे पीवाईक्यू मतलब पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। तो आप सभी मेरे को जानते ही हैं, मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। चलो 2019 के भारी भरकम सेट्स वाले क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करते के बाद अब हम आ चुके हैं 2020 के भारी भरकम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे हम जल्दी से देखते चलते हैं कि तुम्हारे कौन से चैप्टर इस साल सिलेबस में हैं। ठीक है, तो उनके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और बाकी के आने वाले टाइम पे देखते हैं, तुम वहां पे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले हम हैं नहीं, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी किसी चीज का भरोसा नहीं होता। ठीक है, कभी कभी छोटे चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े चैप्टर से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं तुम्हारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, सेट नंबर 1 का 2020 का। ठीक, क्या बोल रहा है, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड मेनली ऑकर बाय किसके दो प्रोसेस से होती है, SN1 SN2 से। लाइव क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, SN1 क्या होती है, SN2 क्या होती है। आगे जाओ, वॉट एवर मैकेनिज्म अल्काइल हैलाइड फॉलो फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू ऑकर द पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब ये पूरी थ्योरी बता रहा है तुम्हें। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या बता रहा है, देखो कि भाई मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो तुम्हारे अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, वहां पर सब्स्टिट्यूशन होती है, कहां से बॉन्ड टूटता है तुम्हारे कार्बन और हेलोजन का। ठीक है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। अब वहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है, जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो। ठीक, उसे कोई बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन आर गवर्न बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो मैंने बताया था कि SN1 में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, खींच के ले जाता है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो बन गया कार्बोकैटायन। क्लियर है, चलो देखो, वेयर इज SN2 रिएक्शन स्टेरिक फैक्टर इज डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, मैंने बताया था, हिंड्रेंस मतलब भारी। ठीक है, कितने भारी ग्रुप लगे हुए हैं वो ज्यादा डिपेंड करता है या वही डिसाइड करता है कि उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी उस रिएक्शन की। ठीक है, तो यहां तक तो वो यही बताना चाह रहा है। इफ द स्टार्टिंग मटेरियल इज अ कायरल कंपाउंड वी मे एंड अप विथ एन इन्वर्टेड प्रोडक्ट और रैसिमिक मिक्सचर। अगर कायरल कंपाउंड है, कायरल मतलब कि जो कार्बन है वो 4 अलग अलग वैलेंसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 4 अलग अलग वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है सब्स्टिट्यूशन के बाद या तो तुम्हें इन्वर्टेड कंपाउंड मिले, मतलब ये तुम्हारा क्या बोल रहा है, या तो तुम्हें SN2 देखने को मिले, या रैसिमिक मिक्सचर मतलब रिटेंशन प्लस इन्वर्जन, तो तुम्हें क्या देखने को मिले, SN1 देखने को मिले। ठीक है, 2 चीजें बस हो सकती हैं। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मैकेनिज्म फॉलोड बाय अल्काइल हैलाइड। सही बात है कि कौन से टाइप का मैकेनिज्म कर रहा है वो। ठीक, क्लीवेज ऑफ ईथर विथ HI इज गवर्न बाय स्टेरिक फैक्टर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब ये दूसरी बात पे आ गया। ठीक है, जब ईथर को तोड़ते हो, ईथर को, ठीक है, तो ये बताता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस इस साइड ज्यादा ना हो, दूसरी चीज तुम्हारा क्या, कार्बोकैटायन अच्छे से बन रहा है कि नहीं। ठीक है, विच इंडिकेटेड दैट in organic chemistry these two major factor help us in deciding the kind of product form। ठीक है, यही की सारी यही पैरा ने बता दिया है। 3 चीजें, SN1 SN2 और HI की रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने यहां पर दिए हुए थे। प्रेडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म। पहले पिछले में बताया था रैसिमिक मिक्सचर कब बनता है, जब क्या होती है तुम्हारी SN1, तो यहां पे क्या बनेगा, रैसिमिक मिक्सचर बनेगा। कैसे बनेगा डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अगर इसने बोल दिया ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या होगा, कार्बन तुम्हारा कौन सा होगा, कायरल कार्बन। कार्बन तुम्हारा होगा कायरल। कायरल मतलब चारों वैलेंसी से अलग अलग जुड़े होंगे। तो किसी एक का अपन एग्जांपल उठा लेते हैं। मान लो ये तुम्हारा कार्बन है, यहां पर H जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पर तुम्हारा कोई भी Br जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पर तुम्हारा है CH3 और यहां पर तुम्हारा जुड़ा हुआ है C2H5। ये क्या होगा, कायरल हो गया। ठीक है, अब देखो चीजें क्या होंगी, ध्यान से समझना। अब क्या होगा, यहां से न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसके पहले ही जो वाला ये जो बॉन्ड है
ये जो बॉन्ड है ये पहले ही टूट जाएगा। कौन सा? कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड क्लीवेज होता है, टूटता है। तो क्या बन जाएगा देखो यहाँ पे। अब इसको मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या बनेगा? ऐसा बनाएगा, देखो ये H ऊपर लिख रहा हूं, कार्बन इधर, यहां पर लिख रहा हूं CH3, ये लिख रहा हूं C2H5। क्योंकि बॉन्ड टूट गया, p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, तो वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल आया, अब वो क्या क्या कर सकता है? एक वो अटैक कर सकता है यहां से, और एक वो अटैक कर सकता है कहां से? यहां से। दो जगह से वो क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। क्लियर? समझ में आ गया? अब मान लो कि वो इसने किया सामने से अटैक, मतलब जिस साइड से तुम्हारा ब्रोमीन निकाला उसी साइड पे आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। कैसे देखेगा? ऐसा HC, यहां पर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, C2H5 और ये CH3, ऐसे देखेगा, ठीक है। तो जो जहां से निकला वहीं पर जुड़ गया उसको बोलते हैं रिटेंशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रिटेंशन। कैसे? देखो यहां दिक्कत थी, वहीं पे आके जुड़ गया, क्या हो गई? तुम्हें वापस से टेंशन हो गई, रिटेंशन हो गई। क्लियर है? चलो देखो, निकालना चाह रहे थे, वहीं पे आके दूसरा आके जुड़ गया, मुश्किल से सीट खाली कराई थी, दूसरा आके बैठ गया, फिर से टेंशन होगी तुम्हें। चलो देखो, अब यहां पे क्या है, मान लो न्यूक्लियोफाइल आया, पीछे से आके जुड़ गया, जहां पे यहां से निकला और पीछे से आके तुम्हारा जुड़ गया, अटैक कर दिया, तो कैसा बनेगा? देखो ऐसा, न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन है ही, ये CH3 और यहां पर C2H5। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है? देखो एकदम इनवर्ट है, ठीक है। ऐसा था ना पहले, ये वाला देखो, यहां पर क्या जुड़ा हुआ? ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैं देखूंगा यहां पे ऐसा था, अब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। क्लियर हो गया? न्यूक्लियोफाइल आया तो ऐसा हो गया, पहले ऐसा था। तो ये तो क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें? इनवर्जन, उल्टा हो गया एकदम, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं इनवर्जन, इनवर्जन। और जब ये 50-50% बनते हैं, ये 50%, ये वाला भी 50%, तो इसी को बोला जाता है रेज़मिक मिक्सचर। एक मिक्सचर में अगर ये दोनों 50-50% बन रहे हैं, उनको बोला जाएगा रेज़मिक मिक्सचर। समझ में आ गया? ठीक है, बस तो ये तुम्हारा ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें मिलेंगे दो प्रोडक्ट, यहां पर हमें रेज़मिक मिक्सचर देखने को मिलेगा, रेज़मिक मिक्सचर। क्लियर हो गया? ऐसे बनेगा, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी? रेज़मिक मिक्सचर तुम्हारा फॉर्म होगा। चलो आगे जो यहां पे बोल रहा है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड। तो इसका तुम्हें बताना है एंगल। किससे बताते हैं हम? वो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? पोलरीमीटर, पोलरीमीटर, ठीक है। यही बताता है कि तुम्हारी जो प्लेन पोलराइज जो लाइट आ रही थी वो राइट साइड हुई या लेफ्ट साइड हुई। राइट साइड होगी तो उसको डेक्स्ट्रो बोलते हैं, लेफ्ट साइड हुई तो उसको हम लीवो बोलते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2 ब्रोमोपेंटेन रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इजी है ना। तो अपन आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पे इसको हटा के। चलिए हटा गया है अभी, यहाँ पे बनाना है 2 ब्रोमोपेंटेन। तो चलो आ जाओ, यहाँ पे 2 ब्रोमोपेंटेन कैसे बनेगा? CH3, ठीक है। यहीं पे ब्रोमीन जोड़ देता हूं, चलो पास में। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा H, ये H, ठीक है, 2, यहां पर एक H। चलो अब देखो, ये जुड़ जाएगा तुम्हारा CH2, यहां पर CH3। कितने कार्बन होगा? 1 2 3 4 5। वाह सर, तो कैसे 5 लगाए थे, ठीक है, गिने नहीं थे मैंने पहले से। चलो आ जाओ, यहां पर क्या है? KOH, KOH। ध्यान से देखो कौन सा वाला है? एल्कोहलिक। एल्कोहलिक क्या कराता है? एल्कोहल एलिमिनेट कराता है। ये क्या कराएगा? एलिमिनेट। कौन सी एलिमिनेट होगी? कौन सी एलिमिनेशन होगी? बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है? देखो ये वाला कार्बन हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये भी हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा। अब दो प्रोडक्ट बन सकते हैं भाई, KOH है, यहां पे एल्कोहलिक लिखना, ठीक है, दोनों साइड मैं ही लिख देता हूं। चलो एल्कोहलिक, एल्कोहलिक, ठीक है। आ जाओ, यहां पे क्या हो सकता है? या तो यहां से H निकल जाए तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, या फिर यहां से H निकल जाए तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। दोनों बना के देख लेते। चलो देखो, यहां पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, इसके पास एक हाइड्रोजन है ही, सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा तुम्हारा CH2 CH2, ये 4 कार्बन और ये 5वां कार्बन। अब मैंने गिने हैं, ठीक है। एक ऐसा बन जाएगा प्रोडक्ट। दूसरा कैसा बनेगा? जब Br यहां से निकले, H यहां से निकले, तो क्या बनेगा? देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH,
सिंगल बॉन्ड CH2 ये 4, ये होगा 5। सर मगर ज्यादा कौन सा बनेगा, यही क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, तो सुनो क्या करेंगे, ऐसे हम बनाएंगे ऐसा एक डब्बा, इन को हम ऐसे एक बॉक्स के अंदर डाल देंगे, इसको भी मैं एक बॉक्स के अंदर ऐसे डाल दूंगा। अब ये देखो इस बॉक्स को कितने कार्बन टच कर रहे हैं, जितने ज्यादा कार्बन टच कर रहे होंगे वो वाली इन क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। चलो देखो इसमें एक बात करूं तो इसको सिर्फ डायरेक्टली कार्बन कौन सा टच कर रहा है, एक कार्बन, और उस एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, तो उसको मैं बोलूंगा क्या, 2 अल्फा हाइड्रोजन। देखो इससे मैंने तुम्हें एक चीज सिखा दी, जिस चीज से या फिर जिस फंक्शनल ग्रुप से एक कार्बन जुड़ा रहता है या फिर जितने कार्बन जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक, उस कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। सीख गए, चलो जाओ इसकी बात करो। इस इन को मतलब इस बॉक्स को कितने कार्बन टच कर रहे हैं, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, 2 कार्बन। ठीक है, और 2 कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है मैं पूछूंगा तो क्या बताओगे, देखो 3 यहां है 2 यहां है, तो कितने हैं, देखो 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाली इन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, इसी को बोला जाता है सिडजेफ, सिडजेफ, और इसको क्या बोलते हैं, हॉफमैन। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहती है उसे बोलते हैं सिडजेफ, और जो कम रहती है उसे बोलते हैं हॉफमैन। तो मेजर प्रोडक्ट ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला बनाएगा। ठीक है, ये बनेगा तुम्हारा मेजर और ये तुम्हारा क्या बनेगा, माइनर। ये बनेगा तुम्हारा माइनर। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये वाली ज्यादा स्टेबल होती है, ये थोड़ी सी कम स्टेबल होती है। आ गया समझ में। चलो देखो अब जाओ तुम्हारा कौन सा फोर्थ वाला पार्ट, गिव वन यूज ऑफ CH3, मतलब इसको आइडोफॉर्म बोलते हैं। इसको मैं लिख दूंगा सिर्फ ऐसा, टिंचर की तरह पहले इसको यूज किया जाता था, अभी भी करते हैं थोड़ा थोड़ा। समझा तुम लोगों को थोड़ा सा याद होगा आयोडीन का सॉल्यूशन कहां पे यूज होता है, वो तुम्हारा आइडोफॉर्म में होता है। चलो देखो गिव, यहां पे क्या है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एनिसोल इज ट्रीटेड विद HI। जो उसने वहां पूछा था, वहां समझाया था, सारे यहां पे करा दिए उसने। ठीक है, तो चलो अब अपन यहां पे देखने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनिसोल। एनिसोल कैसा दिखता है, देखो यहां पर बेंजीन होगा और एक ईथर का ऑक्सीजन और यहां पर CH3, HI के साथ कराना है, एक साइड H जोड़ना है, एक साइड I जोड़ना है। ठीक है, तो बॉन्ड या तो तुम ये वाला तोड़ोगे या तो तुम ये वाला तोड़ोगे। ठीक है, दोनों तोड़ के देख लेते हैं। देखो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बीच की प्रोडक्ट बता रहा हूं। ठीक है, कैसे बन सकता है, एक बन सकता है ऐसा, ठीक है, यहां पर प्लस आ जाए। एक क्या बन सकता है तुम्हारा ऐसा, देखो CH3+। खुद ध्यान से देखो, बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा। हमको पता है क्योंकि मैंने बताया है कि अगर बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव रहा, इसे हम क्या बोलते हैं, फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन ये हाईली क्या रहता है, अनस्टेबल। ठीक है, ये तो फिर भी थोड़ा क्या रहता है, स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू ये। जब भी ऐसी चीज मैं बोलूंगा किसी को लेके तो दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं तब बोलूंगा। ठीक है, तो ये वाला इसके कंपैरिजन में हाईली स्टेबल है और ये वाला क्या है, हाईली अनस्टेबल है। समझ में आ गया। तो बताओ यहां पर प्लस है, प्लस पे कौन जुड़ेगा, आयोडीन जुड़ेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है तो यहां पर आयोडीन नहीं जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा, इसका प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा ऐसा। ठीक है, ये बेंजीन, बॉन्ड कौन सा टूटना चाहिए, फिर ये नहीं टूटेगा, बनना ये बना देगा फिनाइल कैटायन। कौन सा टूटेगा, ये वाला टूटेगा। क्या बनेगा, देखो O यहां पर जुड़ जाएगा H और प्लस CH3I, ये बनेगा तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट, बनेगा फिनॉल और आयोडोमीथेन। समझ में आ गया, आयोडोमीथेन। क्लियर है। तो ये तुम्हारे कुछ प्रोडक्ट होंगे, ऐसे तुम्हें करना है सॉल्व और फिर हम आगे चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 6th क्वेश्चन है जो सेट नंबर 1 का 2020 का। क्या बोल रहा है देख लेते हैं। आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव अ हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स A एंड B आर 140 डिग्री सेल्सियस एंड 180 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्या करना है सारे के सारे को लिख लो। क्या है, मान लो A तुम्हारा कितना है 140, मान क्या लिखा हुआ, ठीक है 140 डिग्री है ना, और तुम्हारा B दिया है कितना 180 डिग्री और एक टेम्परेचर दिया है तुम्हें कितना 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
कुछ नहीं करना, इस टेम्परेचर पर कौन ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा, सिंपल सी बात है, जो इस टेम्परेचर के पास में होगा वो ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे कौन सा पास में है, 180 पास में है या 140 पास में, 140 पास में है, तो ठीक है। तो जो ए का वेपर प्रेशर रहेगा, ए का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, वो ज्यादा रहेगा बी के वेपर प्रेशर से, सिंपल सी बात है, ऐसे तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे निकालना है, कुछ नहीं करना, टेम्परेचर देखना है और ये देखना है कि कौन का टेम्परेचर जब वो वेपर बनाएगा कम है, ठीक है। तो ए का वेपर प्रेशर देखो कितना आ रहा था, 140 पे आ जाएगा, ठीक है। तो 90 पे ये ज्यादा उठेगा ना, ये ज्यादा उठेगा, ये कम उठेगा, समझ में आ गया, मतलब उठेगा मतलब वॉलेटाइल कौन सा होगा, ए ज्यादा होगा बी से, क्लियर है, ठीक है। चलो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारे सेट नंबर 1 का क्या है, देखो, विल द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 0, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की जहां बात आ गई तो हम कहां से निकालेंगे, अर्नियस इक्वेशन से। क्या होता है तुम्हारा, वो हो जाएगा K इज इक्वल टू होता है A, यहां पर होता है तुम्हारा E माइनस EA बाय RT, यही होती है अर्निस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर रेट क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा रेट कांस्टेंट, ठीक है। इसके बारे में बताना है, रेट कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। यहां पर बात किसकी चल रही है, एक किसकी, और एक तुम्हारा जो EA है जो क्या है तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, इसकी बात चल रही है। अब यहां पर उन्होंने बोला है कि अगर K इज इक्वल टू क्या होगा जब मैं क्या करूं, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी हो जाए तुम्हारी 0, ठीक है, बाय RT, ठीक है। और अगर E की पावर 0 तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 1, तो यहां पर K इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो मैं इसको भी 1 लिख सकता हूं टोटल, ठीक है, कांस्टेंट है तो मैंने उसको भी वैल्यू 1 लिख लिया। मतलब यहां पर हम देख रहे हैं अगर ये 0 हो गया तो T पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पूरी की पूरी क्या हो गई 1 हो गई, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी तुम्हारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, समझ गए। तो यहां पर टेम्परेचर आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा जब अगर तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो गई, देखो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है टेम्परेचर को, तो वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो भी अपने मन मर्जी चलाएगा, क्लियर है। चलो आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा। यहां पर क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन इज, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के बारे में बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, मिथाइल अमाइन। तो चलो सबसे पहले सबके स्ट्रक्चर बनाते हैं। मिथाइल मतलब एक कार्बन, ठीक है, तो CCS3, ठीक है। यहाँ पे अमाइन मतलब NH2 ही होगा, क्लियर हो गया। अब देखो उसके बाद लिखा है डाइमिथाइल अमाइन, मतलब कि तुम्हारा ये हो जाएगा CH3, यहां पर N, ये होगा तुम्हारा डाइमिथाइल और ये होगा तुम्हारा अमाइन, ठीक है। लोन पेयर बना लो सबके, ये बना दिया मैंने लोन पेयर, क्लियर है। अब उसके बाद लिखा है ट्राइमिथाइल अमाइन। ट्राइमिथाइल अमाइन कैसे देखेगा, देखो ये हो गया तुम्हारा CH3, ठीक है, नाइट्रोजन यहां पर CH3 और ये CH3, ठीक है, लोन पेयर बना दो, ये लोन पेयर बना दिए। उसके बाद लिखा है एनिलीन। एनिलीन कैसे दिखता है तुम्हारा, ऐसे दिखता है, देखो यहां पर मैं बना रहा हूं एनिलीन, ये बेंजीन के ऊपर जब तुम्हें दिख जाए NH2, ये देखा ऐसा, ठीक है, ये लोन पेयर, यहां पर क्या होगा, एक H और एक H ऐसा होगा, क्लियर है। अब इसमें से पूछा है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा, ठीक है, तो कौन सा होने वाला है, चलो यहां पे बताओ। एक्वस सॉल्यूशन में अमाइन का जो ऑर्डर है वो क्या होता है तुम्हारा, वहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो तुम्हें क्या करना है, लोन पेयर कौन सा इजीली अवेलेबल करेगा तुम्हें उस पर टिक लगाना है, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस I ग्रुप देगा, ठीक है, ये भी तुम्हारा प्लस I ग्रुप देगा, ये भी प्लस I देगा, ठीक है। यहां पर कितने, 3 प्लस I होंगे। अब कायदे से तो ये देखना चाहिए कि लोन पेयर सबसे अच्छे से डोनेट किसको करना चाहिए, इसको। एनिलीन की क्यों नहीं बात करी सर, देखो यहाँ पे इसके पास भी लोन पेयर है लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस है, तो ये जो लोन पेयर है ये अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि वो रेजोनेंस कहां देने लगेगा, इसमें, तो इसकी तो बात छोड़ ही दो, तो ये तुम्हारा अच्छा बेस नहीं होगा, तो इसको पहले ही हटा देते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा एनिलीन तो पहले ही हमने हटा दिया, ठीक है। चलो अब आ गया, यहां पर 3 प्लस I ग्रुप लगे हैं, तो कायदे से इसका सबसे ज्यादा बेसिसिटी होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। क्यों नहीं होती सर, क्योंकि ये जब अगर लोन पेयर देना चाहेगा, ठीक है, तो यहां पर जो है स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है सर, बेटा यहां पर बहुत ज्यादा क्या लगे हैं, ग्रुप लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है इधर, इसलिए क्या करेगा, ये लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं करेगा। तो कौन सा करना चाहिए, तो सेकंड करना चाहिए। हाँ, तुम्हारा फिर सेकेंडरी अमाइन जो होता है वो जल्दी से क्या कर देता है, अवेलेबल कर देता है लोन पेयर इसका, जिसके कारण ये अच्छा बेस होता है। तो ये वाला तो चला गया ऑप्शन, चलो सी भी गया। अब देखते हैं डी और अब बी और ए।
देखो यहां पर एक ही आई ग्रुप लगा, यहां पर दो आई अपने इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे, ठीक है। एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड हाइड्रोजन है, मतलब वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा कम हो गया। यहां CH3 था, यहां हाइड्रोजन है, तो भारी भरकम चीज यहां से एक तो हट गई, हाइड्रोजन लग गया, जिसके कारण ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर क्या कर देगा, दूसरे को डोनेट कर सकता है, अवेलेबल कर सकता है उसके लिए, ठीक है। यहां पर डोनेट कर सकता है ये, जिसके कारण ये एक अच्छा बेस होगा और तुम्हारा मिथाइलमाइन भी यहां से हट जाएगा। क्यों, यहां पे सिर्फ एक ही बार पुश कर रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया पूरा। सिंपल सी बात है, तुम्हें ये देखना है कि कौन अच्छे से लोन पेयर अवेलेबल करेगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से चलते चलेंगे। यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा था, यहां पर बेस एक ही इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा था, एक ही प्लस आई ग्रुप था, ठीक है। और वहां पर क्या हो रहा, तुम्हारा जो रेजोनेंस में जा रहा है तुम्हारा लोन पेयर, जिसके कारण अवेलेबल नहीं होगा। हम बात करते हैं सेकेंडरी की, तो वो परफेक्ट है। ऑर्डर भी क्या होता है तुम्हारा, ऑर्डर ऐसा होता है, देखो सबसे पहले होता है 2 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री और फिर होता है टर्शरी, ठीक है। ये ऑर्डर होता है तुम्हारा, इसी ऑर्डर के बेस पे अपन आगे चलते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th वाला तुम्हारा ये बोल रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देता, तो सबसे पहले तुम्हें कंडीशन पता होनी चाहिए कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है। आइडोफॉर्म टेस्ट ये कौन देता है जरा बताओ। ये देते हैं तुम्हारे जिस पर क्या रहता है, टर्मिनल पर मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप कहां रहना चाहिए, टर्मिनल पर। टर्मिनल पर, किसके टर्मिनल पर, फंक्शनल ग्रुप के। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में CH3 ग्रुप होना चाहिए। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे तुम्हारा देखो एक फंक्शनल ग्रुप ये है C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3 होना ही होना चाहिए। अगर कीटोन है तो भी CH3 होना चाहिए, अल्कोहल है तो भी CH3 एक होना ही चाहिए। टर्मिनल पर CH3 होना ही चाहिए जब मिलेगा तुम्हें आइडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर हो गया इतना। अब अपन ऑप्शंस पर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला है एथेनॉल, तो चलो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाओ। CH3, ठीक है, CH2, यहां पर क्या होगा, एक OH और यहां पर होगा CH2। क्लियर हो गया, चलो आगे आओ। यहां पर है एथेनॉल। एथेनॉल कैसा दिखता है, CH3, C डबल बॉन्ड O, यहां पर एक H, ठीक है। आगे आ जाओ, पेंटेन-2-ओन, पेंटेन-2-ओन, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, सेकंड पे ओन बनाना है तुम्हें तो CH3, ठीक है। ओन कैसे बनता है, 2 कार्बन के बीच में बनता है, तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। यहां पर CH3 कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए, 2 और लगा दो, CH2 CH3, ठीक है। ये होगा तुम्हारा पेंटेन-2-ओन। अब आ गया तुम्हारा क्या है, पेंटेन-3-ओन, तीसरे पे ओन, मतलब यहां पर लगा दो तो कैसा लगेगा, CH3 CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 और ये CH3। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो मैं मार्क कर रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने CH3 को बनाया तो टर्मिनल पर क्या है, CH3 है, तो ये तुम्हारा टेस्ट देगा। यहां पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप है और ये तुम्हारा क्या है, टर्मिनल पर CH3 है, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, सेम तुम्हारा कौन सा है, ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये रहा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल ये हो जाएगा इसका एकदम लास्ट पार्ट, यहां पर भी CH3 है। ये रहा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, जिसके आजू बाजू देखो एक CH2 यहां पर है, एक CH2 यहां पर है, मतलब यहां पर CH3 नहीं है। CH3 क्या है, अबसेंस, अबसेंस, ठीक है, यहां पर है ही नहीं। सेम देखो यहां पर क्या है, CH2 है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सा नहीं देना चाहिए तुम्हारा, प्रोपेन-3-ओन। तो यहां पे तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, डी वाला। ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। देखो क्या पूछा है, नॉट, है ना, देने वाले नहीं पूछा है उसने, ना देने वाला पूछा है, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, पेंटेन-3-ओन। नाम से ही समझ में आ रहा था 2 पे ओन है, और ओन क्या होता है, एक CH3 तो एक CH3 हो गई ना, एक CH3 CH2 तो हो गई साइड में। क्लियर है, तुम्हारा ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया, ये सारे तुम्हारे हो गए सॉल्व और ये तुम्हारे कंडीशन। क्लियर है, चलो आगे। चलो 13 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन बाय, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर दिए हुए हैं, एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, तो हमें क्या दिखाना है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा दिखाएगा, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा Sc, तो अपन इसको डिस्कस कर लेते, क्या था होता है, ये 3D1 4s2 होता है, ठीक है। अब जिसको याद नहीं है वो ऐसे लिख सकता है। देखो यहाँ पर क्या है, 3 ज्यादा है तो बढ़ा दो, यहाँ पे क्या होगा, देखो 3D, 3 ज्यादा है मतलब कितना हो जाएगा, ये 3D, ये 5 होगा, ठीक है। 3D5 4s1, क्योंकि ये क्रोमियम है, 3D5 4s1, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा, देखो यहां पर 4 बड़े हुए हैं, बढ़ा दो, 3D कितना होगा, ये देखो 4 बड़े हैं यहां से, तो 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, 3D5, ठीक है, 4s2, ऐसा देखेगा ये।
क्लियर हो गया। अब इसकी बात करो तो कितना हो जाएगा 3d6 4s2। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मतलब कौन कितना पार्टिसिपेट कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या गेन कर सकता है, वो सब होता है तुम्हारा। क्लियर है। चलो अब यहां पर देखो जो तुम्हारा Fe है ये या तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, +2 या +3 देखा है। फेरस, फेरिक, याद है ना, वही सब है तुम्हारा। चलो आ जाओ यहाँ पे। मैग्नीज तुम्हारा 7 इलेक्ट्रॉन तक दे सकता है। ठीक है, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये शो करता है। क्रोमियम का ज्यादातर कितना शो करता है 6। देखो वैलेंसी में 7 है ना। अब यहां पर देखो तुम्हारा जो स्कैंडियम है वो तुम्हारा कितना शो करता है +3 ऐसा। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है तुम्हें, मैग्नीज की, तो लिख देंगे तुम्हारा सी वाला जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। सी वाला आंसर ही आंसर होगा, मतलब सी वाला जो एलिमेंट है मैग्नीज वो तुम्हारा क्या रहेगा, आंसर। क्लियर है। क्यों, देखो 7 तक देख सकता है वो। मैग्नीज देखा है कि MnO4 पढ़ा है हमने। ठीक है, बहुत सारी चीज पढ़ी है। Mn उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा ना, MnO7 MnO4 ये सारे के सारे हमने पढ़े हुए। ठीक है, तो सबको क्लियर होगा। अपन अब देख सकते तुम्हारा मैग्नीज क्या देगा, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक दे सकता है। क्लियर है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लेते हैं। अब तुम्हारा क्या है, व्हाट इज द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। ठीक है, आयुपैक नेम बताना है, बहुत इजी रहेगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बस नंबरिंग सही से कर लो, सब इजी है। चलो यहां पर देखो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले मार्क कर लेंगे, ये ही फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है बस। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, हर जगह से जाओ तो ब्यूटेन का ही चिन्ह दिख रहा है। देखो सबसे पहले अगर तुम्हें ब्यूटेन ही दिख रहा है तो यहां से एलिमिनेट करना चालू कर दो। देखो यहां पर क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड, तो इसको रख लेते हैं। यहां पे क्या है, ब्यूटेन है तो इसको भी रख लेते हैं। ठीक है, यहां पे तुम्हारा प्रोपेनोइक एसिड हटा दो। ठीक है, और यहां पे ब्यूटेन है तो इसको भी रख लेते हो। तो यहां से एलिमिनेशन मेथड से 3 बस रह गए, 1 हट गया। अब अपन आगे चलते हैं। चलो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, यहां पर नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें वो करना है। ठीक है, यहां पे देखो मैंने क्या बोला था, ये रहा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, और वो फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर खुद एक कार्बन है, जो खुद का एक कार्बन उसका काउंट होता है, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन और तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से खुद का कार्बन भी काउंट होता है। चलो जाओ यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले पे तुम्हारा क्या है, ओएक एसिड। अब यहां जहां पे ओएक एसिड दिख रहा है उनको बस रख लो। ठीक है, यहां पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहां पे क्या है 3 पे मिथाइल है और यहां पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो चलो इसको भी रख ही लेते हैं। यहां पर ये ओएक एसिड है और यहां पे 2 कार्बोक्सी है। देखो ये नहीं रहेगा, क्यों, यहां पर 2 कार्बोक्सी थोड़ी लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, उसका सफिक्स यूज होगा ना। ठीक है, तो तुम्हारा ये भी हट गया, अब बच गए सिर्फ 2। अब अपन यहां से नंबरिंग करके देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है 2 पे 2 मिथाइल है, तो मैं क्या लिखूंगा 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, 4 की चेन है तो ब्यूट। ठीक है, ANE हट जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे O आता है, वॉवल्स है ना। ठीक है, उसका जो सफिक्स है वो O से चालू होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले पे ही है तो मैं लिख दूंगा ओइक एसिड। अगर ऐसा दिख रहा है तो लगा दो। देखो यहाँ पे क्या है 2 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, और यहां पर क्या था तुम्हारा, यहां पर लास्ट में 3 मिथाइल, तो ये नहीं होगा। 3 मिथाइल मतलब इसने कहां से स्टार्ट किया, 1 2 तीसरे यहां से। ठीक है, 3 मिथाइल, एक ही मिथाइल लगाया इसने तो। और क्लियर हो गया। ठीक है, तो तुम्हें आंसर क्या लिखना है, ये वाला लिखना है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। चलो 18th और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, काफी ज्यादा इजी होने वाला है। लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड। ठीक है, चलो एक तुम्हारा ये दिया, रीजन क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड लाइक NO2 हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम लाइक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें ये कुछ भी चीज गलत नहीं कह रहा है, मैंने आप सभी को पढ़ाया ही हुआ है, लाइव क्लासेस में भी बताया था कि एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा अटैकिंग साइड रहती है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन की बस की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर O नेगेटिव, तो वो यहां से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है ना, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो उसके पास दोनों अटैकिंग साइड है। ठीक है, और तुम्हारा लिंकेज आइसोमेरिज्म भी तो यही होता है कि कभी नाइट्रोजन से ज्वाइन हो जाएगा सेंट्रल मेटल, कभी ऑक्सीजन से, यही होता है ना। देखो क्या क्या बनता है तुम्हारा, एक बनता है ONO और एक बनता है NO2, याद है कि नहीं याद है, मैंने कराया हुआ है ये। जब ऑक्सीजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो तो ऑक्सीजन से लिंक होता है, जब नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो तो नाइट्रोजन से लिंक होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था, किसमें बताया था, KNO2 और AgNO2 में, याद हो तो लाइव क्लासेस में अपन ने ये डिस्कस किया था।
ठीक है, तो यहां पर दोनों चीजें सही हैं, हम वो आंसर देखेंगे जिसमें बोथ आर करेक्ट होगा। ठीक है, यहां पर देखो ये बोथ, तो इनको हटा दो, पहले तो बोथ वाला चूज करेंगे। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट, आर इज द करेक्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, तो तुम्हारा ये भी गया। क्लियर है, तो तुम सीधे लगाना है आंसर ए। समझ में आ गया? थोड़ा सा पढ़ो और डिस्क्रिप्शन देखो, फिर आगे बढ़ो। चलो 19th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे असर्शन सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और रीजन तुम्हारा बोल रहा है सुक्रोज हैज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो देखो ये क्या होती है, तुम्हारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि उसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो क्या रहता है, वो व्यस्त रहता है, बिजी रहता है। वो किसमें? रिंग फॉर्मेशन में, रिंग फॉर्मेशन में, जिसके ही तो कारण वो क्या नहीं देता, तुम्हारा डीएनपी टेस्ट भी नहीं देता, 2,4 डीएनपी टेस्ट भी नहीं देता, सिजिफ बेस भी नहीं देता। ठीक है, याद है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जोड़ता है ना। ठीक है, चलो यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो सुक्रोज हैज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बिल्कुल 1,4 लिंकेज होती है, C1C4, याद है ना। वहां पे ऑक्सीजन क्या होता है, एक रिंग फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर हम बोथ वाला ऑप्शन देखेंगे, तो इन दोनों को पहले ही हटा देंगे। बोथ में बात करते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलो एक लगाया, आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 सेट नंबर 1 का डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन H2 + Br2 बना रहा है 2HBr अपीयर्स टू बी 2। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी इसकी 2 मिल रही है, मतलब 2 रिएक्टेंट मिलके जब कोलाइड होने के बाद जो तुम्हारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जितना भी तुम्हें आगे दिख रहा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। देखो यहाँ पर एक H2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एक Br2 के साथ। क्लियर है। अब यहां पर देखो तुम्हारा रीजन क्या बोल रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। ये बोल रहा है कि दोनों मॉलिक्यूल सिर्फ इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बता दो कि H2 एटम है या फिर मॉलिक्यूल है। ठीक है, देखो हम सबको पता है एक H2 ये मॉलिक्यूल हो गया, एक Br2 ये मॉलिक्यूल हो गया, तो ये दोनों की मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही कह रहा है कि 2 मॉलिक्यूल इसमें क्या इन्वॉल्व है एलिमेंट्री रिएक्शन में। ठीक है, जिसके कारण तुम्हारी मॉलिक्युलरिटी 2 होगी, और हमें दिख भी कैसी रही है, 2 ही दिख रही है। तो यहाँ पर आंसर दोनों के दोनों सही है। बोथ वाला आंसर ढूंढेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या होगा, ए होगा तुम्हारा आंसर। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तुम्हारा 22 क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मॉलिक्यूलर मास इसका इतना होता है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन, आर की वैल्यू तुम्हें गिवन है। ठीक है, तो चलो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, अब अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहां पर क्या करना है, सीधे सीधे सिंपल सॉल्व करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर तुमसे पूछ रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई से शो करते हैं, तो मैं लिखूंगा गिवन, ऐसे ही करके आओ सॉल्व। ठीक है, जैसे मैं करा रहा हूं। अब आगे हो सकता है मैं ऐसे ना कराऊं, लेकिन सबसे पहले गिवन ही लिखोगे तुम लोग। ठीक है, गिवन सबसे पहले क्या क्या है, देखो 5% सॉल्यूशन है ना, चलो यहां पर लिख लेते हैं 5% सॉल्यूशन है। ठीक है, किसका, यूरिया का, मतलब 5 ग्राम यूरिया हो गया। ठीक है, 5 ग्राम यूरिया परसेंटेज है, मतलब किसमें होगा, 100 ml में। 5 ग्राम किसमें, 100 ml में ही होगा, सिंपल सी बात है। चलो यहां पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे क्या है, गिवन वेट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट तो मैं लिख रहा हूं WB, और यहां पर तुम्हारा गिवन है क्या, WA, मतलब सॉल्वेंट का वेट, गिवन मास। क्लियर। चलो यहां पर क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मतलब MB दिया हुआ है तुम्हें कितना, 60 ग्राम, 60 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है। कैलकुलेट पूछा है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे शो करते हैं हम, पाई से, पाई इज इक्वल टू तुम्हें निकालना है ना। और तुम्हें कितना टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर है तुम्हारे पास 300 केल्विन, है ना। ये सारा का सारा गिवन का डाटा हो गया। लेकिन अगर तुमको फॉर्मूला नहीं पता तो सॉरी, आपसे नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला को याद करो, पाई इज इक्वल टू, या तो तुम्हारा होता है ICRT, या फिर ऐसे पढ़ लो NCRT। NCRT तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर और प्रेशर कौन देता है, तुम्हारा NCRT, ऑस्मोटिक और प्रेशर। ठीक है, ऐसे समझ लो, ऑस्मोटिक प्रेशर को ही मैंने बोला, और प्रेशर कौन देता है तुम्हें, NCRT। यही होता है फॉर्मूला, देखो कितना इजी हो गया। तो पाई इज इक्वल टू होता है N इंटू C इंटू R इंटू T। ठीक है, हमारे पास R है, हमारे पास T है, हमारे पास C नहीं है, हमारे पास N नहीं है। ठीक है, C क्या होता है, कंसंट्रेशन, मोल अपॉन तुम्हारा जितना भी वॉल्यूम प्रेजेंट होगा।
ठीक है, तो उसको अपन बना ही सकते हैं। और एन क्या होता है, एन होता है कि तुम्हारा सॉल्यूशन के अंदर कितने आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो मैंने एक डाटा बिल्कुल लाइव क्लास में बताया हुआ था बेटा कि अगर शुगर है ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, तो उसका जो मॉलिक्युलरिटी होती है, मतलब जो एन की वैल्यू होती है, वो डिसोसिएट होता है सिर्फ एक फॉर्म में, ठीक है। और अगर मान लो तुम्हारा क्या है, यूरिया है तो वो भी क्या होगा, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। एन की वैल्यू उसकी 1 होगी, एक ही कंपाउंड में वो टूटता है। क्लियर है, चलो डिस्कस करें, आगे जाओ। यहाँ पे एन की वैल्यू पता चल गई, सी की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, तो चलो अपन निकालते हैं। यहाँ पे पाई इज इक्वल टू, ठीक है, एन की जगह 1 पुट करूं या ना करूं, बात एक ही है, 1 का इंटू करोगे क्या आएगा, वही आएगा, ठीक है। तो मैं नहीं लिख रहा हूं। यहाँ पे क्या होगा, सी क्या होता है तुम्हारा, मोलैरिटी का जल्दी से फॉर्मूला बोल दो, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू यहां पर क्या होता है तुम्हारा सॉल्वेंट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, जो कि ml में है, इनटू कर देंगे ऊपर 1000 से, ठीक है, इनटू आर की वैल्यू इनटू टी की वैल्यू, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। पाई इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो गिवन वेट कितना है 5 ग्राम, 5 ग्राम, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है, देखो 60 ग्राम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, तो लगभग ये 12 तो पहले ही कट गया है ना, इनटू 1000 इनटू यहाँ पे क्या है 100, देखो 100 ml का सॉल्यूशन है, ठीक है, इनटू आर मतलब 0.0821 इसकी वैल्यू होती है, और ये याद भी रखो लीटर में है, ठीक है, ध्यान रखो ये किसमें है, लीटर में है, तो ये अपना सॉल्यूशन भी लीटर में है। क्लियर हो गया, इनटू 300 केल्विन, सब चीज गिवन थी देखो, है ना। अब जब इसको सॉल्व करने बैठोगे पूरा का पूरा, इसको पहले ही काट दो, ये हो गया 12 टाइम, यहां से 2 0, यहां से 2 0 चले गए। अब बाकी का कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है। जैसे ही इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा तुम्हारा पाई इज इक्वल टू 20.5। प्रेशर है तो किस में लिखोगे, एटीएम में, देखो एटीएम में लिख देंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो काफी ज्यादा इजी था, घबराने की बात नहीं थी, सिर्फ तुम्हें क्या पता होना था, एनसीईआरटी पता होना था, फिर तुम क्लियर कर लेते, ठीक है। चलो आगे चलिए 22 का और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर सेट नंबर 1 का बोल रहा है, विशाल टुक 2 एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक में है क्या 1 कंटेनिंग 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास 60 ग्राम दिया हुआ है, एंड द अदर कंटेनिंग 42.75 ग्राम ऑफ सब्सटेंस जेड in 100 gram of water, ठीक है, respectively. It was observed that both of the solution froze at the same temperature. Calculate the molar mass of Z. ठीक है, तो चलो उनने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि एक 2 एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है, यहां पर क्या हुआ है 1 कंटेनिंग, देखो 2 एक्वा सॉल्यूशन है ऐसा, यहां पर है 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, 7.5 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास तुम्हें गिवन है, और एक और है किसमें, उसके अंदर कितना है 42.75 है, 75 ग्राम ऑफ सब्सटेंस जेड, ठीक है, और यहां पर कितना है सेम का, जो जितनों का भी है, इन दोनों का ही कितना वॉल्यूम है 100 ml, इसका भी 100 ml है, इसका भी कितना है 100 ml, ठीक है। और इनने ये बोला है कि दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पर फ्रीज हो रहे हैं, जम रहे हैं, ठीक है। सारी वैल्यूज को पुट करके और देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, देखो गिवन क्या क्या है, तो मैं मॉलिक्यूलर वेट दिया हूं, मतलब गिवन वेट दिया है, तो वेट ऑफ, यहां पे सबसे पहले मैं एक के लिए लिख रहा हूं, तो वेट ऑफ ए, ठीक है, यहां पर ए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, WB इज इक्वल टू तुम्हारे पास है 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम। क्लियर हो गया। अब देखो कितना है मोलर मास, कितना है MB कितना हुआ है तुम्हारे पास 60 ग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम तो सबका सेम ही है ना। अब अपन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, यहां पर कितना है देखो, फॉर, ये हो गया फॉर ए, फॉर बी देख लो, फॉर बी, ठीक है, बी मतलब यहां पर सॉल्यूट है, ठीक है। यहां पे अब देखो, यहां पर मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मास तुम्हें किसका निकालना है, यहां पे बी के W ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये निकालना है। और यहां पर तुम्हारे पास गिवन वाट दिया हुआ है, तो MB, यहां पर W तुम्हें कितना दिया हुआ है 42.75 ऐसे लिख रहा हूं। ये तुम्हारा क्या है, बी वाले का अपन क्या दिख रहा है, वेट लिखा हुआ है, ये गिवन वेट, ये तुम्हारा हो गया ए वाले का गिवन वेट, मतलब ये यूरिया का हो गया, ये जेड का हो गया, ठीक है। चलो यहां पर हम एक टर्म से निकाल सकते हैं, कौन सी, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, रिलेशन पुट करो, M1V1 इज इक्वल टू M2
V2, लेकिन वॉल्यूम सबका कितना है 100 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा M1 इज इक्वल टू M2। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला जल्दी से हम यहां पर पुट कर देंगे। कितना पुट करेंगे, देखो ये क्या होगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में हुआ वरना 1000 से इनटू। ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होने वाला है, यहां पर देख लेंगे, गिवन वेट ऑफ तुम्हारा BW लिख रहा हूं और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ BW लिख रहा हूं। ठीक है, इनटू 1000 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा क्लियर है। चलो यहां पर गिवन वेट पुट करेंगे, कितना दिया हुआ तुम्हें 7.5 पुट किया, इनटू 1000 से मैंने इनटू किया, अपॉन यहां पर मॉलिक्यूलर वेट कितना है देख लो, मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें 60 दिया हुआ तो मैंने 60 पुट कर दिया, इज इनटू तुम्हारा क्या है, यहां पे सॉल्यूशन कितने का है 100 का है, तो ये दोनों पहले ही कैंसिल हो गए, है ना। यहां पे देखो इज इक्वल टू, यहां पर तुम्हें गिवन वेट दिया हुआ है कितना 42.75 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है नहीं पता, तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए मैं पे ऐसे ही लिख दिया, इनटू वॉल्यूम इसका भी कितना है 100 है, ये इससे गया और ये 10 और ये 10 गया। ठीक है, सारी वैल्यूज को अब क्या करना है तुम्हें, निकालना ही तो है, एम बी की वैल्यू निकालो यहां से, MBW इस कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 42.75 इंटू 60 अपॉन ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो तुम्हारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी MBW। ठीक है, ये रहा तुम्हारा MBW इज इक्वल टू हो जाएगा 341.60, कुछ ऐसी तुम्हारी वैल्यू आएगी। ठीक है, ग्राम में कितना आएगा तुम्हारा 341.60 तुम्हारी ये वैल्यू आने वाली है। क्लियर है, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ Z कितना है 341.60 ग्राम। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा ग्राम में, केजी में निकालना हो 1000 से डिवाइड कर देना। क्लियर हो गया, तो ऐसे तुम्हें वैल्यूज को पुट करना है, ऐसे निकालना है और फिर आंसर भी ऐसे लेके आना है। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 342 बस ग्राम, 342 ग्राम, क्योंकि 6 है ना तो ये बढ़ा भी सकता है। ठीक है, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो। क्लियर है, ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं अपना। एनालाइज द गिवन ग्राफ, ड्रॉ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट वर्सेस, ठीक है, बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, यहाँ पर टाइम दिया गया है। ठीक है, तुमसे क्या करना है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, कि कंसंट्रेशन यहाँ पे जब 0.2 था तो टाइम तुम्हारा 30 था। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे तुम्हें दिया गया है, तो अपन को अब ये वैल्यूज को अगर मैं पुट करके और अगर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल आ गया हर टाइम पे तो अपन मान लेंगे कि वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि एज्यूम करते हैं। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि ये जो तुम्हारा ऑर्डर है ये कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है कंसंट्रेशन लगभग सेम टाइप से ही जा रहा है, सेम टाइप से ही क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे देखो, है ना। तो मैंने क्या किया, उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, हमको सबको पता है, ये होता है तुम्हारा R। ठीक है, ln R इज इक्वल टू तुम्हारा होता है ln R नॉट माइनस KT, यही होता है। ln वाले टर्म को यहां पे ले आओ तो ln R माइनस ln R नॉट इज इक्वल टू माइनस KT हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ln R बाय R नॉट। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं इसको। ठीक, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस KT। साइड में सब साइड में मैं E ले रहा हूं तो क्या करेगा, E ln को कैंसिल कर देगा, बचेगा R बाय R नॉट इज इक्वल टू माइनस EKT माइनस EKT। क्लियर हो गया। अब इसको मैं अगर माइनस के टर्म में नहीं लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूं R नॉट, ठीक है, अपॉन चला जाएगा R इज इक्वल टू हो जाएगा EK और T। क्लियर हो गया इतना। चलो अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, R नॉट की वैल्यू निकालूंगा, R नॉट इज इक्वल टू R। ठीक है, ये हो जाएगा EK और T। ठीक है, अब इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को हम पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, R नॉट, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन देखो कितना है 0.2, कितने टाइम के बीच में है, देखो टाइम है तुम्हारा 30, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 30K। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। यहाँ पे देखो R नॉट
इज इक्वल टू 0.4 के लिए देख लो, 0.4 के लिए ई की वैल्यू कितनी दी गई है, ई की वैल्यू है 20, ये है तुम्हारा 20 के, ये हो गई सेकेंड वैल्यू। ठीक है, यहां पर आर नॉट, ठीक है, ई की वैल्यू कितनी, यहां पर आर की वैल्यू कितनी है 0.8 है, ई की वैल्यू दी गई है तुम्हें 10, तो यहां पे मैं रख रहा हूं 10 के। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं कि इसकी वैल्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं आर नॉट की वैल्यू, तो मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं। यहां पे अगर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो तुम्हारी कौन सी वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है मैं इसकी जगह पे पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर मैं 1 में पुट कर रहा हूं 2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.4 E20 के इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 0.2 E30 के। क्लियर है? ठीक है, अब देखो सारे टर्म्स को एक साइड ले जाओ, ई की एक टाइम को ले जाओ, ये हो जाएगा 0.4 0.2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E30 के। ठीक है, दोनों ही ई है तो ये माइनस कर देगा 20 के को, ऐसे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, ln ले रहा हूं, ln क्या करेगा, ई को कैंसिल कर देगा, ये हो जाएगा log 2 ln2 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 10 के। ठीक है, वैल्यू इसकी कितनी होती है 0.693 इतनी होती है। ठीक है, अपॉन 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, k आ जाएगा 0.0693 सेकेंड्स। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा पहला रेट। एक और निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा था, मैंने इसकी वैल्यू इसमें पुट करी थी, किसकी, 2 की वैल्यू 1 में। अब मैं क्या करूं, यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं 3 की वैल्यू को इसमें पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, 0.8 3 की वैल्यू E10 के। ठीक है, E10 के इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा फिर 0.4 E20 के। मैंने वैल्यूज को पुट करा है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, 3 में पुट कर दिया किसकी, 2, ऐसा। क्लियर हो गया? इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है मैंने वो 2 में पुट कर दिया, ऐसा। ठीक है, आर नॉट की जो वैल्यू मैंने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो यहाँ पे क्या जाएगा, 0.8 बाय 0.4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E20 के, फिर से सेम चीज माइनस 10 के, ये हो जाएगा। ठीक है, लॉग ले लो यहाँ पे, तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा ln के, ln2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू, ln से E कैंसिल, बच गया 10 के, 0.693 वापस से आ गया। ठीक है, बाय 10 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के आ जाएगा तुम्हारा 0.0693। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि दोनों की जो वैल्यू है, मतलब के जो वैल्यू है, रेट कांस्टेंट जो वैल्यू है, वो दोनों की ही सेम आ रही है। मतलब ये तुम्हारी कौन सी ऑर्डर है, ये है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, मतलब के की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, क्योंकि रेट की रिएक्शन थोड़ी ना बदलेगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी ना बदलेगी, है ना। तो तुम्हारी ऑर्डर कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो सेकंड चीज उसने पूछी है, थ्योरेटिकली कैन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू 0 आफ्टर इंफिनिटी टाइम। ठीक है, तो अगर क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो मैं 0 कर दूं। ठीक है, तो क्या होगा, चलो देखते हैं। देखो इक्वेशन क्या बनी थी तुम्हारी, आर नॉट इज इक्वल टू तुम्हारा बना था कंसंट्रेशन ऑफ आर ई माइनस के और ये टी, ऐसा बना था। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर कंसंट्रेशन को मैं 0 कर दूं, आर नॉट, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आर की वैल्यू जैसे ही 0 हो गई, तो चलो देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 इंटू ई की पावर माइनस के टी, ये कितना हो जाएगा, आर, फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा 0 इसका। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो मतलब ये बताना चाह रहा है कि अगर तुमने इसको 0 कर दिया, ठीक है, तो तुम्हारा टाइम को अगर क्या हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी टाइम हो जाएगा। अगर मैं क्या करूं, ई नॉट की वैल्यू 0 कितना होता है, 1 होता है। ई नॉट की जो वैल्यू होती है 0 वो होती है 1। क्लियर है? और यहां पर इन्होंने बोला कंसंट्रेशन ही 0 कर दो, तो मैंने इसको 0 कर दिया, तो तुम्हारा फाइनल कंसंट्रेशन हो गया 0। मतलब तुम्हारा इन्फिनिटी टाइम पर कंसंट्रेशन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो जब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू तुम्हारा 0 हो सकता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेकंड वाला। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले ऑर्डर निकालना है, उसके बाद तुम्हें वैल्यूज को पुट करना है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। चलो यहां पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 25 क्वेश्चन बोल रहा है, गिव द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फॉर्मूले बताने हैं तुम्हें, यहाँ पे आईयूपैक लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला बनाना है। क्या है? पहला है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सी, तुम्हारा क्या है, देखो हाइड्रोक्सीडो लिखा हुआ है, तो आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये जिंकेट, तो Zn लिखेंगे सबसे पहले।
ठीक है। टेट्रा हाइड्रोक्सी मतलब कितना होगा, OH 4 बार प्रेजेंट होगा, ये रहा ब्रैकेट, पोटेशियम बाहर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो पोटेशियम तुम्हारा बाहर प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब देखो जिंकेट कितना है, 2, जिंकेट है 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए तुम्हें कुछ लगेगा, OH कितना होता है -1, ठीक है, 4 बार प्रेजेंट है तो -2 हो जाएगा, तो यहां पे अपन पुट कर सकते हैं K2, ये तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी लिख के आ सकता है, अगर इसको बैलेंस नहीं करना तो इसके ऊपर 2 चार्ज लगा दो, ठीक है, -2 चार्ज लगा दो तो भी तुम्हारा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ए वाला। बी की बात कर लेते हैं। बी तुम्हारा क्या है, हेक्सा अमाइन, ठीक है, हेक्सा अमाइन मतलब 6 बार अमाइन प्रेजेंट है। अमाइन क्या होता है, NH3 को बोलते हैं अपन, ठीक है। प्लेटिनियम क्लोराइड, ठीक है, तो सारी की सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, ये रहा तुम्हारा सेंट्रल मेटल, इसको पुट करो Pt, 6 बार प्रेजेंट है NH3, तो यहां पे मैं लिखूंगा 6 टाइम, ठीक है। ये ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन है तुम्हारा बाहर, ठीक है, क्लोरीन। अब कितने क्लोरीन होंगे बाहर वो हमें देखना पड़ेगा। प्लेटिनियम के ऊपर है +4 और अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल, तो यहां पर इसके ऊपर +4 है, इसको बैलेंस करने के लिए कितने आएंगे, 4 बार क्लोरीन आएगा, तो ये तुम्हारा ऐसा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्या बोल रहा था फिर से सुन लो एक बार, ठीक है। देखो ऐसा बोला है मैंने, Pt NH यहां पर कितनी बार प्रेजेंट है, 6 बार, और यहां पर तुम्हारा क्लोरीन की हमें निकालनी थी, तो अगर मैं यहां की वैल्यू निकाल लूं कोऑर्डिनेशन स्पेयर की, तो मैं बता सकता हूं कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर को न्यूट्रल करने बाहर कितने क्लोरीन लगने वाले हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे Pt तुम्हारा कितना दिया है, यहाँ पे 4, और हमें पता है अमोनिया जो होता है, अमोनिया कितना होता है, 6 इंटू न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, ये 4 आएगा, तो यहाँ के ऊपर कितना प्रेजेंट है, देखो Pt के ऊपर NH3 6 बार जो है उसके ऊपर है 4+, ठीक है, ये तुम्हारे 4+ है ना। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि क्लोरीन के पास होता है -1, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, तो क्या बन जाएगा, देखो Pt NH3, ये 6 बार, ये नीचे आएगा तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा Cl4। अब 1 लिखो ना लिखो तो बात एक ही है, तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा, यही वाला। क्लियर होगा, सेम सेम दिख रहा है ना। चलो, तो ये तुम्हारे आंसर होंगे।